आज हम हड़प्पा सभ्यता की कुछ बहुत ही प्रभावशाली मतलब अद्भुत संरचनाओं की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो खास तौर पर पश्चिमी टीले पर जो निर्माण मिले हैं उन पर काफी रोशनी डालते हैं, जैसे वो विशाल दुर्ग। बिल्कुल। हमारा मकसद है कि इन प्राचीन ढांचों के पीछे की सोच क्या थी, उनका इस्तेमाल कैसे होता था और उनका क्या कहते हैं बड़ा मतलब क्या था। सही कहा। एक तरह से हजारों साल पुराने शहर की योजना और जिंदगी की झलक पाने जैसा है ये। तो चलिए इन स्रोतों को जरा खंगालते हैं। शुरुआत करते हैं उस ऊंचे पश्चिमी टीले से, जिसे पुरातत्वविदों ने पहचान के लिए माउंट एबी कहा है। जी, और यहीं पर वो बहुत बड़ी संरचना मिली है जिसे हम दुर्ग कह रहे हैं। स्रोत बताते हैं कि ये दुर्ग उत्तर से दक्षिण करीब 420 मीटर लंबा था। 420 मीटर। और पूर्व से पश्चिम? लगभग 197 मीटर। जरा सोचिए ना, उस जमाने के हिसाब से कितना कितना विशाल रहा होगा। हाँ, इसका आकार ही बताता है कि ये कोई मामूली जगह नहीं थी। और सुरक्षा, उसका क्या इंतजाम था? बिल्कुल, सुरक्षा का भी देखिए पुख्ता इंतजाम था। इसके चारों तरफ पक्की ईंटों की एक मोटी दीवार थी, करीब करीब 14 मीटर चौड़ी। 14 मीटर चौड़ी दीवार? हाँ, ये उस समय की रक्षात्मक वास्तुकला का मतलब एक बड़ा प्रभावशाली उदाहरण है। और इसमें जगह जगह पर बुर्ज थे, मुख्य दरवाजे थे। खासकर उत्तर और दक्षिण दिशाओं में, है ना? जी जी, जहां शायद रक्षक भी तैनात रहते होंगे। तो ये साफ तौर पर एक महत्वपूर्ण और काफी सुरक्षित क्षेत्र था। तो ऐसा लगता है कि ये दुर्ग शायद सत्ता या प्रशासन का कोई केंद्र रहा होगा। हाँ, लगता तो यही है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। दुर्ग के ठीक बाहर उत्तर की तरफ एक और ऊंचा स्थान है, करीब 6 मीटर ऊंचा। उसे टीला एफ कहा गया है। अच्छा, टीला एफ? हाँ, और वहां कुछ बहुत दिलचस्प मिला है। क्या मिला है वहां? वहां पक्की ईंटों से बने 18 गोल चबूतरे मिले हैं, एक कतार में। 18 गोल चबूतरे? अच्छा। हाँ, हर एक का व्यास लगभग 3.2 मीटर है। और सबसे खास बात, उनके बीच में एक छेद बना है। छेद किस लिए? शायद लकड़ी की ओखली या मूसल फिट करने के लिए। ओह, अच्छा, मतलब अनाज वगैरह कूटने के लिए। बिल्कुल। और सुनिए, इन छेदों से जौ, जले हुए गेहूं हाँ हाँ, और भूसी भी। और भूसी के अवशेष मिले हैं। ये तो कमाल है। तो इससे तो साफ लगता है कि यहाँ बड़े पैमाने पे अनाज कूटा या साफ किया जाता था। हाँ, ये सिर्फ चबूतरे नहीं लगते, बल्कि एक तरह से एक संगठित अनाज प्रसंस्करण केंद्र का हिस्सा लगते हैं। निश्चित रूप से। और इसी बात को और पुख्ता करती हैं पास में मिली 15 मकानों की 2 कतारें। अच्छा, मकान भी मिले? जी, जिन्हें अक्सर श्रमिक आवास कहा जाता है। उत्तरी कतार में 7 और दक्षिणी में 8 मकान। श्रमिक आवास? हर मकान लगभग 17 मीटर लंबा और 7.5 मीटर चौड़ा था। उसमें एक आंगन और करीब 2 कमरे होते थे। इनका एक जैसा डिजाइन और ये दुर्ग और अनाज के चबूतरों के इतने पास है, तो क्या ये दिखाता है कि यहाँ रहने वाले लोग इन्हीं कामों से जुड़े थे? हाँ, ये एक बहुत मजबूत संभावना है। और शायद किसी केंद्रीय व्यवस्था के तहत काम करते थे। बिल्कुल। इन आवासों की एकरूपता, उनकी लोकेशन, ये सब इशारा करता है कि यहाँ एक संगठित श्रमिक वर्ग रहता होगा, जो शायद गढ़ और अन्न भंडारण से जुड़ी गतिविधियों के लिए जरूरी था। तो ये हमें हड़प्पा के समाज में श्रम विभाजन की भी झलक देता है। हाँ, और शायद कुछ हद तक सामाजिक स्तरीकरण की भी। मतलब अलग अलग तरह के काम करने वाले लोग अलग अलग जगहों पर। दिलचस्प। अच्छा, इस पूरी व्यवस्था को और समझने के लिए हमें इन चबूतरों के और उत्तर में मिली एक और विशाल संरचना को देखना होगा। आप अन्नागार की बात कर रही हैं? हाँ, वही अन्न भंडार। जी, वो भी एक बहुत बड़ी इमारत थी। उसमें 6-6 कमरों वाली 2 कतारें थी। यानी कुल 12 हॉल या कमरे? हाँ, कुल 12। और हर कमरा करीब 15 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा था। काफी बड़े थे ये तो। बहुत। और दोनों कतारों के बीच लगभग 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता भी था। इसका आकार, इसकी बनावट, ये साफ इशारा करते हैं कि ये निजी इस्तेमाल के लिए नहीं था। तो मतलब शायद राजकीय स्तर पर अनाज जमा करने के लिए बना था? हाँ, ऐसा ही लगता है। बड़े पैमाने पर अनाज का भंडारण। तो अगर हम इन सबको एक साथ देखें, एक किला जैसा सुरक्षित दुर्ग, उसके ठीक बाहर अनाज कूटने के चबूतरे, पास में शायद श्रमिकों के रहने के लिए घर, और फिर एक विशाल अन्न भंडार। ये तो एक पूरी तरह से सुनियोजित प्रणाली लगती है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ दिलचस्प बात यही है कि ये सभी संरचनाएं, दुर्ग, वो रक्षा दीवारें, चबूतरे, श्रमिक आवास और ये विशाल अन्न भंडार,
ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई लगती हैं हाँ, और एक अविश्वसनीय रूप से संगठित और योजनाबद्ध समाज की तस्वीर पेश करती हैं। मतलब ये हड़प्पा वासियों की उन्नत शहरी योजना। हाँ, शहरी योजना, सुरक्षा के प्रति उनकी जागरूकता, उनकी आर्थिक गतिविधियों का प्रबंधन और एक जटिल सामाजिक संरचना, इन सब का प्रमाण है ये सिर्फ ईंट गारे के ढांचे नहीं है। नहीं, ये एक जीवंत, सुव्यवस्थित शहर के कामकाज के सबूत हैं। यह सोचना ही हैरत में डालता है कि हजारों साल पहले इस तरह का समन्वय और निर्माण कैसे संभव हुआ होगा, वो भी बिना आज की तकनीक के। और यहीं पर देखिए एक गहरा सवाल उठता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। क्या सवाल? स्रोत हमें ये तो बताते हैं कि क्या बनाया गया था, दुर्ग, चबूतरे, अन्नागार, ये सब, लेकिन वो इस पर काफी हद तक चुप हैं कि इतने बड़े पैमाने पर एक दूसरे से जुड़ी इन सुविधाओं के निर्माण और प्रबंधन के लिए किस तरह की केंद्रीय योजना या शासन प्रणाली काम कर रही थी। हाँ, ये बात तो है। कौन था इसके पीछे, कैसे होता था ये सब? वही, इस एकीकृत व्यवस्था को चलाने वाली शक्ति का स्वरूप क्या था? क्या कोई राजा था या कोई समिति? ये हड़प्पा सभ्यता के उन पहलुओं में से है जिसे पूरी तरह समझने के लिए आज भी शोध जारी है, और शायद ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि समाज बिना लिखित आदेशों के भी कैसे संगठित हो सकता है। वाकई एक सवाल जो हमें सोचने के लिए छोड़ जाता है।